Hello students, welcome to the second lecture of Bank Reconciliation Statement of Progress Commerce class. Today we are going to learn the causes of differences between cash book balance and passbook balance. फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पहले हम बनाते क्यों है. It is basically prepared to find out the causes of differences that appears in the passbook balance and cash book balance. वो रीजंस फाइंड आउट करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है. तो ये पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि व्हाट आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच द बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक गेट्स not matched with the bank balance of the passbook. Okay, why the bank balance of the cash book mismatch with the bank balance of the passbook? क्यों मैच नहीं होता है? Of course on a particular date. एक पर्टिकुलर डेट पे एट द मंथ एंड और एट द ईयर एंड जब भी हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो पर्टिकुलर ईयर एंड को या पर्टिकुलर मंथ एंड को अपने कैश बुक का जो बैंक बैलेंस दिख रहा है वो पासबुक के बैंक बैलेंस से मैच नहीं होता है. तो वो क्यों नहीं होता है? देयर आर वेरियस रीजंस फॉर दिस. बहुत सारे रीजंस है बिकॉज ऑफ विच द डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस अराइजेस. तो आज के लेक्चर में हम लोग पर्टिकुलरली यही देखने वाले हैं कि ये डिफरेंसेस होते हैं तो क्यों होते हैं. देखिए मैंने आपके लिए बोर्ड पे पहले ही लिख के रखा है reasons for differences between cash book balance and passbook balance. Okay, तो यहाँ पे पहला हम लोग देखने वाले हैं the reasons. Actually the reasons of difference is because of two things. दो चीजें होती है जिसकी वजह से difference arise होता है. तो first thing is what? Due to time difference. तो टाइम डिफरेंस की वजह से बैंक बैलेंस मैच नहीं होते. कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं होता है. इट्स बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंस. कैसे, वो मैं आपको एक एक एग्जांपल में बताती जाऊंगी. दूसरा है ड्यू टू एरर्स एंड ओमिशन मेड बाय बैंक. तो बैंक कभी कभी कुछ मिस्टेक कर देती है या फिर बिजनेसमैन एंट्री करते वक्त कुछ मिस्टेक कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं? एरर्स, ओमिशंस. मतलब कुछ रह गया, रिकॉर्ड करना भूल गया, बिजनेसमैन रिकॉर्ड करना भूल गया तो उसको बोलते हैं वो एंट्री ही ओमिट हो गया, लिखना ही भूल गया. तो ऐसे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं बिकॉज ऑफ एरर्स एंड ओमिशन द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस डू अराइज. तो हम लोग आज के लेक्चर में क्या देखने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे गाइस बिकॉज द टॉपिक इज क्वाइट लेंथी और ये बहुत जरूरी है कि आपको वो अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, तभी आप आगे चल के ये बीआरएस का प्रॉब्लम अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकोगे. तो आज के लेक्चर में हम ये वाला जो रीजन है वो कवर करेंगे. टाइम डिफरेंस की वजह से बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कैसे डिफर होता है, आज के लेक्चर में हम वो कवर करने वाले हैं. जस्ट सी, लॉट्स ऑफ रीजंस आर देयर. आई एम गोइंग टू रीड वन बाय वन. तो देखिए फर्स्ट वन क्या है? Transactions that appeared in the cash book but not in passbook. तो देखो पहला रीजन क्या है? Transactions that appear in cash book but not in passbook. Not in passbook. Transactions that appears in cash book but not in passbook. मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था बिजनेसमैन जो एंट्री करता है उस बुक को बोलते हैं हम लोग कैश बुक और बैंक अपने अकाउंट्स का जो एंट्री का रिकॉर्ड रखती है उसको बोलते हैं पासबुक. सो वेयर द एंट्री इज मेड बाय बैंक दैट बुक इज नोन एज पासबुक. और हम लोग जिस बुक में एंट्री करते हैं बैंक ट्रांजैक्शन की वो होता है कैश बुक. तो पहला रीजन क्या है? कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है दैट अपीयर्स इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक. तो देखते हैं कि फर्स्ट ऐसा ट्रांजैक्शन कौन सा हो सकता है जो कैश बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे लेकिन पासबुक में बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंस उसकी एंट्री नहीं होती है. तो देखते हैं फर्स्ट वाला क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. देखो पहला क्या बता रही हूं मैं आपको? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. जैसे अगर मैंने किसी को 10,000 रुपीज का पेमेंट किया चेक से, मैंने किसी को 10,000 रुपीज का पेमेंट किया चेक से, तो मैं उस बंदे को चेक दूंगी
10,000 रुपीज का बना के नीचे मेरा साइन करके उसको चेक दूंगी। आज के दिन में अगर आज सपोज 17 मार्च है तो मैंने 17 मार्च डेट डाल दी, उसके ऊपर मैंने चेक दे दिया, उसको दे दिया। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज इन शॉर्ट चेक इशूड। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चेक इशूड। मैंने XYZ को चेक इशू किया है 10,000 रुपीज का ऑन 17 मार्च। तो मैं पहले क्या करूंगी? मैं मेरा कैश बुक ओपन करूंगी। कैश बुक में पेमेंट साइड में मैं एंट्री करूंगी बाय XYZ, वो पर्सन का नाम बाय XYZ। आई विल एंटर द अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ माय कैश बुक। मैं कैश बुक के बैंक कॉलम में एंट्री करूंगी पेमेंट का 10,000 रुपीज का एज ऑन 17 मार्च। मैंने 17 मार्च को एंट्री कर दी। गेटिंग मी और नॉट? तो 17 मार्च को मैंने एंट्री कर दी। आपको ये बात तो पता होगी कि 17 मार्च को इशू किया हुआ चेक 3 मंथ्स तक वैलिड रहता है। 3 मंथ्स तक वो वैलिड रहता है। मतलब वो बंदा बाद में भूल गया, चेक डिपॉजिट करना भूल गया, या घाई घाई में वो किधर निकल गया, ओके वो सपोज चेक डिपॉजिट करने से पहले उसको कुछ काम आया और वो निकल गया, 15 दिन के लिए वो बाहर है, उसने चेक डिपॉजिट ही नहीं किया। एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है बच्चों, ये समझ लो पहले। जब मैंने किसी को चेक इशू किया तो मेरे बैंक अकाउंट से पेमेंट होना जायज है, तो मेरे बैंक अकाउंट से पेमेंट होगा, लेकिन सामने वाले ने वो चेक प्रेजेंट भी तो करना चाहिए। अगर उसने वो चेक प्रेजेंट नहीं किया, मैंने क्या बताया, 17 मार्च का चेक मैंने बना के दिया और वो बंदा किसी आउटडोर पे निकल गया, उसका कुछ काम आया और वो किधर तो भी निकल गया, उसने डिपॉजिट ही नहीं किया। चेक एक बार इशू हो जाए ना तो उसके वो डेट से आगे 3 मंथ्स तक वो वैलिड रहता है। ऐसे नहीं कि उसने डिपॉजिट नहीं किया तो नहीं अभी कुछ होगा ही नहीं, 3 मंथ्स तक उसका वैलिडिटी रहता है। 3 महीने में कभी भी वो डिपॉजिट कर सकता है। तो उसने क्या किया, अगर मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रही हूँ एज ऑन 31 मार्च, मैं कब बना रही हूँ, एज ऑन 31 मार्च 2020 को मैं अगर बना रही हूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मैंने 17 मार्च 2020 को चेक इशू किया, 21 चल रहा है सॉरी, मैंने 17 मार्च 2021 को चेक इशू किया, एंड इफ सपोज आई एम प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2021, तो होगा क्या, वो पर्सन को मैंने चेक तो दे दिया, मैंने कैश बुक में पेमेंट साइड में एंट्री तो कर दी 17 मार्च को ही, लेकिन उसने अपने बैंक अकाउंट में उसको डिपॉजिट तो करना चाहिए, तभी वो मेरे बैंक अकाउंट में आएगा प्रोसेसिंग के लिए और बाद में पेमेंट होगा। तो उसने वो चेक डिपॉजिट नहीं किया, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड बाय होम, नॉट प्रेजेंटेड बाय दैट XYZ पर्सन जिसके नाम से मैंने चेक इशू किया था, XYZ जो भी उसका नाम है, उसके नाम से मैंने चेक इशू किया, उसने वो प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। जब वो प्रेजेंट करेगा तभी मेरी बैंक पेमेंट करेगी। मेरे बैंक के सामने प्रेजेंट तो होना चाहिए कि ये चेक मैंने इशू किया हुआ है, वो इंस्ट्रूमेंट बैंक के सामने आना चाहिए, वो चेक इंस्ट्रूमेंट बैंक के सामने आना चाहिए तभी पेमेंट होगा। लेकिन उसने डिपॉजिट नहीं किया अपने बैंक में, तो उसकी बैंक मेरे अकाउंट में प्रेजेंट के लिए भेजेगी नहीं, प्रेजेंट ही नहीं होगा वो चेक। तो बट ऑब्वियस एज ऑन 31 मार्च कैश बुक का बैलेंस तो मैंने कम कर दिया है 17 मार्च को ही पेमेंट में शो करके, लेकिन पासबुक में उसकी एंट्री आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ। सो दिस कुड बी द फर्स्ट रीजन फॉर डिफरेंस। सो एज ऑन 31 मार्च मेरी कैश बुक का बैलेंस कम हुआ है, ये दिखेगा, लेकिन मेरे पासबुक का बैलेंस बिल्कुल जैसा था वैसे ही रहेगा। वो 10,000 की वजह से वो कम नहीं होगा, बिकॉज वो चेक प्रेजेंट के लिए आया ही नहीं है। देखो, अगर ये कैश बुक का बैलेंस है और ये पासबुक का बैलेंस है, जैसे मैं चेक इशू करती हूँ, मैंने पेमेंट्स कर दिया, मैंने पेमेंट में एंट्री कर दी, तो मैंने कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया, लेकिन वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ। ये मेरा पासबुक है, वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, तो मेरे पासबुक का बैलेंस जैसे था वैसे ही वो लेवल पे इंटैक्ट रहेगा। इट विल नॉट गेट रिड्यूस, वो रिड्यूस होगा ही नहीं। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन फॉर डिफरेंस। ओके, क्लियर अप टू दिस? तो ये रीजन है जिसकी वजह से आपका बैलेंस मिसमैच होता है, आपका कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं होगा। Okay, this is the first transaction that appears in the cash book but not in passbook. Now come to the second one. Second one में देखो क्या बताया है, check deposited but not collected. Check deposited but not collected, same thing. अगर suppose मुझे किसी ने पेमेंट किया, okay,
सपोज मुझे किसी ने पेमेंट किया है, पेमेंट रिसीव 27th ऑफ मार्च को मुझे किसी ने पेमेंट किया, चेक मिला मुझे, तो जैसे वो मुझे पेमेंट करेगा 27 मार्च को, मैं एंट्री कर दूंगी मेरे कैश बुक में कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम नीलम, चेक रिसीव्ड फ्रॉम नीलम, ओके, ₹20,000 मुझे पेमेंट मिला है, तो मैं रिसिट साइड में कैश बुक में उसको एंटर करूंगी बैंक कॉलम में, चेक रिसीव्ड हुआ 27 मार्च को, गेटिंग मी और नॉट। 27 मार्च को मैंने अपने कैश बुक में रिसिट साइड में डिपॉजिट की एंट्री डाल दी, मैंने वो चेक प्रेजेंट किया, मैंने वो चेक बैंक में डाल भी दिया, तो मैं क्या करूंगी, प्रोसेस क्या होता है, आप अभी छोटे बच्चे हो, शायद आप बैंक में जाते भी नहीं होंगे, इसीलिए आपको शॉर्ट में बताती हूँ। अगर कोई नीलम मुझे पेमेंट कर रही है, नीलम मुझे 20,000 का पेमेंट कर रही है, मैंने उससे चेक लिया, ठीक है, मैंने देखा ओके 20,000 का चेक है, सब कुछ ओके है, तो मैंने कैश बुक के बैंक कॉलम में रिसिट साइड में एंट्री भी कर दी नीलम के नाम से, टू नीलम करके मैंने एंट्री कर दी, लेकिन मैंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 27 को नीलम ने मुझे चेक दिया, लेकिन वो इवनिंग में दिया, तब तो बैंक बंद थी, तो मैं बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकती थी। 28 मार्च को आया संडे, ओके, सपोज 28 मार्च को आया संडे, बैंक हॉलीडे, मैंने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया क्योंकि बैंक हॉलीडे था। 29 मार्च को आई होली, बैंक हॉलीडे, मैंने डिपॉजिट नहीं किया, तो वो चेक डिपॉजिट ही नहीं हुआ, गेटिंग मी और नॉट। ऐसे करके मैंने डाल दिया उसका चेक, लेकिन मैंने 30 मार्च को डाल दिया, मैंने 30 मार्च को डाल दिया। अभी वो प्रोसेसिंग में जाएगा। अगर सपोज नीलम की बैंक है बैंक ऑफ आंध्रा और मेरी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ठीक है, बैंक ऑफ आंध्रा में बैंक ऑफ बड़ौदा पहले मैं डिपॉजिट करेगी बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा वाले वो इंस्ट्रूमेंट लेंगे, बाद में बैंक ऑफ आंध्रा को प्रेजेंट करेंगे। आजकल सब ऑनलाइन होता है, कोई जाके वहां पे देता नहीं है कि ये देखो आपका चेक आया है, सब कुछ आजकल कंप्यूटर सिस्टम पे ही होता है, लेकिन इट टेक्स टाइम, क्योंकि उसको क्लियरेंस होने में कम से कम 2 दिन तो लगते हैं। तो देखो क्या हुआ, मैंने 30 मार्च को, 30 मार्च को मैंने नीलम का चेक डिपॉजिट किया, तो होगा क्या, वो चेक 31 मार्च तक कलेक्ट ही नहीं होगा, गेटिंग मी और नॉट। 31 मार्च तक चेक कलेक्ट नहीं हुआ, उसका कलेक्शन आया, लेकिन वो आया 2 अप्रैल को। वो कब आया? 2 अप्रैल को। तो देखो, इफ आई एम प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अगर मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये पर्टिकुलर डेट पे बना रही हूँ एज ऑन 31 मार्च, तो दिखेगा क्या, कैश बुक का बैलेंस। जब नीलम ने मुझे चेक दिया 27 मार्च को, तो मैंने, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, मैंने कैश बुक का बैलेंस फटाक से बढ़ा दिया एज ऑन 27 मार्च, बैंक बैलेंस मैंने बढ़ा दिया क्योंकि मुझे चेक मिला है, ओके। लेकिन पासबुक का बैलेंस जैसा था वैसे ही रहेगा एज ऑन 31 मार्च, उसमें कुछ भी इंक्रीमेंट दिखने वाला नहीं, वो जैसे है वैसे ही लेवल पे रहेगा। इट विल गेट इंक्रीज बट नॉट ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को वो वैसा ही दिखेगा। तो देखो आया ना दोनों में डिफरेंस, ये तो बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा है, पासबुक का बैलेंस वैसे ही रहा एज ऑन 31 मार्च। So this could be the second reason for disagreement between cash book balance and passbook balance. तो कुछ ऐसी पेमेंट्स होती है, जैसे मैंने चेक इशू किया, but because it is not presented for payment, the balance will not get tally with each other. Then check deposited but not collected, जैसे मुझे चेक मिला, मैंने कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ेगा because that is not collected. वो कलेक्ट ही नहीं हुआ, वो कलेक्ट हुआ लेकिन 2 अप्रैल को कलेक्ट हुआ, 31 मार्च तक उसकी एंट्री आई ही नहीं पासबुक में, तो 31 मार्च को डिफरेंस दिखने वाला ही है ना गाइज। तो ये एक रीजन होता है जिसकी वजह से द डिफरेंस में अराइज बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये हो गया कि ट्रांजैक्शन दैट अपीयर्स इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। उल्टा भी हो सकता है, ट्रांजैक्शन दैट अपीयर्स इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। आप बोलोगे ऐसे कैसे होगा? पहले तो हमें पता चलता है एज ए बिजनेसमैन हम पहले एंट्री करते हैं, लेकिन सब ट्रांजैक्शंस का ऐसे होता नहीं है। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती है जो पहले बैंक में एंटर होती है और पासबुक अपडेट करने के बाद हमें पता चलता है अरे हाँ ये तो मेरे अकाउंट में आया हुआ पैसा है, बाद में मैं एंट्री करेगी। तो ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो पहले पासबुक में एंटर होती है और बाद में अपडेट देखने के बाद हमें पता चलता है अरे इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, ये हो रहा है अपने अकाउंट में, बाद में कैशियर एंट्री करता है।
तो ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, लेट्स सी इट वन बाय वन। फर्स्ट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। देखो बहुत सारे लोग अपनी अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट बना के रखते हैं, किसी ने एफडी रखा है तो एफडी में इंटरेस्ट मिलता है, तो कुछ लोग इंटरेस्ट को मंथली लेते हैं या फिर 6 मंथली क्वार्टरली इंटरेस्ट क्रेडिट होता है अपने बैंक अकाउंट में। तो अपने बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है एफडी के ऊपर का इंटरेस्ट। अगर हम लोग वो टाइप की स्कीम अवेल कर रहे हैं तो जो भी इंटरेस्ट है अपने वो जो बैंक अकाउंट आपने लिंक किया हुआ है अपने एफडी से, उसमें ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगा। देखो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, क्रेडिट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पासबुक में जब पैसा आता है, अपने बैंक अकाउंट में जब पैसा आता है तो बैंक उसको डालती है क्रेडिट। जब डिपॉजिट होता है पैसा तो क्रेडिट गिरता है। वैसे जैसे हम कैश बुक में पैसा डिपॉजिट होता है तो डेबिट दिखाते हैं, वैसे ही बैंक पासबुक में क्रेडिट दिखाती है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वर्डिंग क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट डाला, मतलब एफडी था अपना, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिला 1000 रुपीज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बैंक में जमा होगा। तो बैंक में उसकी एंट्री हो गई सपोज 25 मार्च को। 25 मार्च को इंटरेस्ट हर महीने क्रेडिट गिरता है, तो मेरे बैंक अकाउंट में 1000 रुपीज का क्रेडिट गिर गया। मेरा पासबुक का बैलेंस, गाइज ये पासबुक है, ये कैश बुक है, मेरा पासबुक का बैलेंस क्या होगा, अगर इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, पैसा डिपॉजिट हो रहा है तो पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन 31 मार्च तक मुझे कुछ मालूम ही नहीं था, मैंने पासबुक में अपडेट ही नहीं लिया था, तो 31 मार्च तक मेरा कैश बुक का बैलेंस जैसा था वैसे ही रह गया, वो जहां है वहीं पे रह गया। तो दिस कुड बी द वन रीजन, ये एक रीजन हो सकता है कि आपका पासबुक का बैलेंस बढ़ के दिखेगा और आपका कैश बुक का बैलेंस जैसा है वैसे ही रहेगा। इट्स बिकॉज ऑफ सम इनकम दैट्स गेट्स क्रेडिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। वो कैश बुक में रिकॉर्ड में नहीं आया, पासबुक में उसका क्रेडिट गिरा है, उसकी वजह से पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा और कैश बुक का जैसा है वैसे ही रहेगा। So this is the one reason because of which the difference between cash book balance and passbook balance do arise. Now the second one, direct collection of income on behalf of customers. जैसे देखो आप इतने सारे मेरे स्टूडेंट्स हो, प्रोग्रेस क्लास के स्टूडेंट्स हो, आपको अपने क्लास का अकाउंट्स भी मालूम है, मैंने आपके साथ वो शेयर भी किया है, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ अपने बैंक अकाउंट की डिटेल शेयर करती हूँ, ताकि आजकल जब जमाना कैसा है भाई, गूगल पे का जमाना है, ऐसा है, तो आपको मालूम है कि फीस पे करना है मैम का, तो आपने डायरेक्टली कभी कभी बैंक अकाउंट में बहुत बार आपके पेरेंट्स ने डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, गेटिंग मी और नॉट। तो ये पहले एंट्री किधर गिरेगी, दैट इज व्हाट, इनकम, कलेक्शन ऑफ इनकम ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ में पैसा आया मुझे, तो एंट्री पहले किधर गिरेगी, डायरेक्टली कस्टमर ने मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट किया, तो बट ऑब्वियस फर्स्ट एंट्री विल बी इन द पासबुक। पासबुक में एंट्री गिरेगी, पासबुक में इफेक्ट गिरेगा, पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, जो सेम लेवल पे है पासबुक का बैलेंस सडनली बढ़ जाएगा क्योंकि किसी ने पैसा डिपॉजिट किया है, सो क्रेडिट्स बढ़ेंगे पासबुक में। लेकिन अगर मुझे मालूम ही नहीं है कि अरे इतने सारे स्टूडेंट्स ने पैसा डाला है अकाउंट में, फीस कलेक्ट हुआ है मेरा, जब मैं अपडेट लेगी तो पता चलेगा ना मुझे। लेकिन अगर मैंने अपडेट नहीं लिया, मुझे कुछ मैसेज भी आजकल आते हैं मैसेज, लेकिन समझो अगर मुझे मैसेज भी नहीं आया एज ऑन 31 मार्च, मुझे मैसेज भी नहीं आया, किसी बंदे ने पैसा डिपॉजिट कर दिया था, डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया मेरे बैंक अकाउंट में 31 मार्च को, तो इमीडिएटली पासबुक में बैंक बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन मैसेज नहीं आया वो दिन, क्योंकि आजकल तो मैसेजिंग का जमाना है, अपने बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो फटाक से हमें मैसेज आ जाता है, लेकिन मैसेज नहीं आया तो 31 मार्च में भी सिस्टम एरर होगा, कुछ होगा, तो 31 मार्च को मेरा कैश बुक में एंट्री होगा ही नहीं क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है। सो दिस कुड बी द वन रीजन कि आपका पासबुक का बैलेंस तो बढ़ेगा लेकिन आपका कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ेगा, because the entry is made in the passbook but not in the cash book as on 31st March। बाद में होगी एंट्री, लेकिन मैं BRS बना रही हूँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रही हूँ as on 31st March। So as on 31st March definitely there will be difference। जो मेरा कैश बुक का बैलेंस है वो मैच नहीं होगा, कैश बुक का बैलेंस कम दिखेगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिखेगा। ये उसकी वजह से होगा क्योंकि पासबुक में तो एंट्री हो गई लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। तो ये एक रीजन हो सकता है बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ इनकम ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर इन बैंक। थर्ड वन, डायरेक्ट पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय बैंक। ऐसे होता है
डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं, बैंक करती है। अगर हम लोग बैंक को इंटीमेट करेंगे कि मेरा इंश्योरेंस का ये इंश्योरेंस का प्रीमियम ड्यू होता है कि नहीं, अगर मैंने बैंक को इंटीमेट करके रखा है, उसको ईसीएस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, अगर मैं उसको अवेल करती हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम में होता क्या है, बैंक को मालूम रहता है कि हाँ ये डेट को ये बंदे का इंश्योरेंस पे करना है, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा, तो बैंक मुझे पूछेगी भी नहीं, वो डेट को पेमेंट हो जाएगा, वो डेट को पेमेंट हो जाएगा, डायरेक्टली इंश्योरेंस प्रीमियम जो रहेगा उसका पेमेंट हो जाएगा। मुझे भले याद ना रहे या ना रहे, बैंक वो डेट को पेमेंट करेगी मेरे इंश्योरेंस का। तो क्या होगा उसकी वजह से होगा क्या, पासबुक का बैलेंस कम कर दिया बैंक ने, जो भी मेरा 5000 6000 जो भी इंश्योरेंस था वो बैलेंस मेरा कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक ने मेरे बिहाफ में पेमेंट कर दिया है मेरे इंश्योरेंस का। और 31 मार्च तक मुझे याद ही नहीं रहा कि अरे हाँ अपना इंश्योरेंस का पेमेंट हुआ है, ना ही मैंने अपडेट किया, ना ही मुझे कुछ मैसेज मिला, तो 31 मार्च तक मेरा कैश बुक में एंट्री हुआ ही नहीं, बिकॉज आई एम टोटली अनअवेयर, मुझे कुछ मालूम ही नहीं था, तो मैंने एंट्री ही नहीं की उसकी कैश बुक में, मैंने बैंक पेमेंट साइड में एंट्री नहीं की। सो दिस कुड बी द वन रीजन, क्योंकि पेमेंट पासबुक में तो हुआ, पासबुक का बैलेंस कम हुआ, कैश बुक का बैलेंस जैसा था वैसे ही रह गया, क्योंकि उसकी एंट्री मैंने करी नहीं, मेरे कैशियर ने उसकी एंट्री ही नहीं की। तो कैश बुक में जो बैलेंस है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन पासबुक का बैलेंस तो कम हो चुका है। सो दिस कुड बी द थर्ड रीजन, दैट इज डायरेक्ट पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस मेड बाय बैंक। तो बैंक ने कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो अपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से ही करती है, बैंक अपनी तरफ से कुछ नहीं करती, कस्टमर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देके रहता है, ऑफ कोर्स इन राइटिंग, ये सब कुछ राइटिंग में देना पड़ता है बैंक को, उनके फॉर्म्स होते हैं, ये सारी चीजें फुलफिल होने के बाद इस तरीके से एक्सपेंसेस अगर कुछ है जो स्पेसिफिक है वो बैंक अपने लिए करती है। तो कुछ एक्सपेंसेस का पेमेंट अगर बैंक करती है और कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं होती है, सो दैट कुड बी द वन रीजन, दैट इज द वन रीजन फॉर डिफरेंस। ओके, तो एक रीजन वो हो सकता है। नाउ कम टू द फोर्थ वन। अभी देखो क्या है, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, कमीशन चार्जेस बाय बैंक। आप अपना पासबुक ओपन करके देखो, आप अपना पासबुक ओपन करके देखो, वहां पे आपको डेबिट दिखेगा, बैंक चार्जेस ऐसे करके डेबिट दिखेगा। ओके, तो बैंक आफ्टर सर्टेन पीरियड, मे बी क्वार्टरली और मे बी आफ्टर 6 मंथ एट द ईयर एंड, अपने बैंक चार्जेस लेती रहती है, क्योंकि बैंक आपको इतनी सारी सर्विसेज देती है, तो बट ऑब्वियस उनके चार्जेस बनते हैं। ओके, आपके पासबुक को मेंटेन करने का चार्जेस भी बैंक लेती है, जिसको पोर्टफोलियो चार्जेस बोलते हैं। ओके, ऐसे करके अलग अलग बैंक अलग अलग नाम से दिखती है। आप कोई भी पासबुक ओपन करके देखो, एक डेबिट दिखेगा आपको, तो वो डेबिट बैंक चार्जेस के नाम से नॉमिनल अमाउंट रहता है, इतना बहुत बड़ा नहीं रहता, मे बी 100, 150, मैक्सिमम 200 ऐसा कुछ वो अमाउंट रहेगा, 50 वगैरह भी रहते हैं कभी कभी। आप देखो ओपन करके उसको, तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि ये बैंक ने डेबिट डाला है। अपने को, कैशियर को पता नहीं चलता है कि ये बैंक ने डाला, वो थोड़ी ना याद रखेगा अरे इतना बैंक चार्जेस पड़ा है, वो पड़ा है। पहले एंट्री कहाँ पे होगी इसकी, अपने बैंक अकाउंट में होगी, पासबुक में होगी। बैंक विल डिडक्ट देयर बैंक चार्जेस, वो कभी भूलते नहीं है बैंक चार्जेस डिडक्ट करना। बैंक विल डिडक्ट देयर बैंक चार्जेस फ्रॉम आवर अकाउंट, अपने अकाउंट से डिडक्ट करेंगे। दे विल डेबिट बैंक चार्जेस, वो डेबिट डालेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जब हम डिपॉजिट करते हैं तो पासबुक में क्रेडिट गिरता है, और जब पेमेंट्स होता है, अपने बैंक बैलेंस कम करना होता है, तो विथड्रॉवल्स में मतलब डेबिट गिरता है, उसको डेबिट गिरता है। सो बैंक चार्जेस, कमीशन डेबिटेड बाय बैंक, तो ये सारे चार्जेस बैंक ने डेबिट किए हुए हैं, तो अपना बैंक बैलेंस कम होगा, पासबुक का बैलेंस कम होगा, बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। बाद में जब मैं अपडेट लेके आऊंगी, मैंने अप्रैल में अपडेट लिया, तो मुझे अप्रैल में पता चलेगा अरे बैंक ने 31 मार्च के पहले इतने सारे चार्जेस लगाए थे, लेकिन 31 मार्च तक मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने एंट्री नहीं की, तो बट ऑब्वियस डिफरेंस तो आएगा ही। आपका बैंक बैलेंस एज पर पासबुक विल नॉट गेट मैच विद द बैंक बैलेंस ऑफ द कैश बुक। ओके, तो डिफरेंस तो बनता है, डिफरेंस बनेगा। ये एक रीजन हो गया है जिसकी वजह से आपका कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। ओके, नाउ कम टू फिफ्थ पॉइंट, डिसऑनर ऑफ चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज। डिसऑनर ऑफ चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज इज वन काइंड ऑफ प्रॉमिसरी नोट। In 12th standard you are going to learn this topic entirely.
इन योर बुक कीपिंग। आपके बुक कीपिंग में एक पूरा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको फुल फ्लेज प्रॉब्लम सीखने हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज, आप फिलहाल इतना ध्यान में रखो 11 के लिए, इट इज वन प्रॉमिसरी नोट। ओके, चेक के जैसा ही होता है। चेक डिसऑनर्ड हुआ, चेक डिसऑनर्ड हुआ, तो चेक डिसऑनर्ड हुआ तो मेरा क्या होगा, बैंक बैलेंस कम होगा। वही अगर मुझे पता ही नहीं है तो कैश बुक में रिकॉर्डिंग होगा ही नहीं उसका, कैश बुक में एंट्री नहीं होगी उसकी, तो होगा क्या, पासबुक का बैलेंस कम होगा पासबुक का बैलेंस कम होता दिखेगा, लेकिन कैश बुक का बैलेंस एज इट इज रहेगा। क्योंकि चेक डिसऑनर होता है तो पहले बैंक में एंट्री गिरती है। चेक इज डिसऑनर होना मतलब चेक पास नहीं होना, तो कैश पहले एंट्री गिरेगी पासबुक में। वही एंट्री अगर कैश बुक में नहीं गिरती है तो बट ऑब्वियस कैश बुक का बैलेंस जैसा है वैसे ही देखेगा, वही पासबुक का बैलेंस डेफिनेटली कुछ अलग होगा। So this is one of the reason dishonor of check or bill of exchange, because of which the passbook and cash book balance does not get matched. Then last one, amount directly deposited in bank account. ये मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ इनकम ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। जैसे आपने फीस का पेमेंट किया, डायरेक्टली डिपॉजिट किया बैंक अकाउंट में, तो मेरे पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा और कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ेगा जब तक मुझे मालूम नहीं पड़ता है, जब तक मैं अपडेट नहीं लेती, मुझे मालूम ही नहीं गिरेगा। और एज ऑन पर्टिकुलर डेट, एज ऑन 31 मार्च इट विल नॉट एंटर, तो वो नहीं एंटर होगा। तो होगा क्या कि बैंक में पैसा जमा होगा, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट, पासबुक का बैलेंस डेफिनेटली बढ़ेगा, वही कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट रिकॉर्डेड बाय कैशियर बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस, ही वाज टोटली अनअवेयर अबाउट द फैक्ट्स। So these are certain reasons because of which the passbook balance does not get matched with the cash book balance. The differences in the cash book balance and passbook balance do arise. Okay, so guys, हम लोग ने आज देखा कि due to time differences कि कौन से reasons होते हैं because of which the differences in the passbook and cash book balance आते हैं। ये हम लोग ने आज के लेक्चर में देखा। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास आपके लिए बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स लाता रहेगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि रीजंस बिकॉज ऑफ एरर्स एंड ओमिशन why the differences between cash book balance and passbook balance do arise. So stay with us, stay with Progress Commerce class. Thank you very much.